नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। संसद में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में आपदा प्रबंधन बिल 2024 होगा पेश। रेलवे संशोधन बिल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चर्चा का दे सकते हैं जवाब। महापरिनिर्वाण दिवस पर देश संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कर रहा है नमन। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की संस्कृति की मिलेगी झलक। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के शंभू और जींद में खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा के हो कड़े इंतजाम। अंबाला में धारा 163 लागू। और एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया को लगा शुरुआती झटका। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले लौटे पेविलियन। और न्यूज़ 10 की टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई खबरों की, जहां संसद के दोनों सदनों में आज अहम कामकाज सूचीबद्ध है। लोकसभा और राज्यसभा में अहम पत्रावलियां सदन के पटल पर रखी जानी है। वहीं प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर भी दिए जाने हैं। बात लोकसभा की जाए तो यहाँ विधायी कामकाज की बात करें तो आपदा प्रबंधन बिल 2024 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सदन के पटल पर रखा जाना है, जबकि रेलवे संशोधन बिल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जवाब दे सकते हैं। कल विपक्ष के हंगामे के चलते रेल मंत्री सदन में चर्चा का जवाब नहीं दे पाए थे। आज निजी विधेयकों यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल्स का दिन है और दोपहर बाद दोनों सदनों में निजी विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान निर्माता, संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें भुवनेश्वर में श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपको बता दें कि आज महापरिनिर्वाण दिवस भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की विविधता को एक साथ लाया जाएगा। इस महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख कार्यक्रमों में निवेशक गोलमेज सम्मेलन और क्रेता विक्रेता बैठकें भी शामिल होंगी। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी की सभी कमेटी को भंग करने का ऐलान किया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश कमेटी, जिला, शहर और ब्लॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। कल देर रात पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी साझा की। नई कमेटी आने तक पार्टी के 46 प्रकोष्ठ के चेयरमैन अपने पद पर कार्यवाहक के तौर पर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। और अब खबर किसानों के दिल्ली कूच को लेकर, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अंबाला के शंभू और जींद में खनौरी बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाते हुए हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। वहीं पंजाब से सटे दाता सेहवाला बॉर्डर, सिरसा के डबवाली, कुरुक्षेत्र के पिहोवा के साथ साथ ट्यूकर बॉर्डर पर भी सुरक्षा इस समय बढ़ा दी गई है। दिल्ली में किसानों को दाखिल होने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। वहीं अंबाला में धारा 163 लागू कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर धारा 163 के नोटिस चिपका दिए हैं। अंबाला के उपायुक्त द्वारा जारी नोटिस में ये कहा गया है कि किसानों को दिल्ली पुलिस से अनुमति मिलने के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति मिल पाएगी। हरियाणा के गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने किसान नेताओं से आह्वान किया है कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के समक्ष अपनी बात रखें ताकि कोई समाधान निकल सके।
किसान नेता दिल्ली में जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर धरना देना चाहते हैं। हालांकि वर्तमान में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में किसानों के प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग होने और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते किसान संगठनों को दिल्ली पुलिस ने धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सभी अरेंजमेंट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा किए गए हैं और आपके माध्यम से सभी जो किसान भाइयों से मेरी अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें और यदि जो दिल्ली कूच का आह्वान है तो बाकायदा परमिशन लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका प्रोसीजर है, अपना परमिशन लें और जाएं। और मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था की पूरी मेंटेन करने के लिए पूरी तैयारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा की गई है। सामूहिक और सामाजिक जिम्मेवारी है कि हम कानून की पालना करें, जो कानून के प्रोविजन है उसको फॉलो करें और जो भी आपने प्रोटेस्ट करना है कराया जाए। और आइए अब आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की संभल की, जहां होने वाली जुमे की नमाज को लेकर बेहद सतर्कता बढ़ती जा रही है। 30 अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। कल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने प्रमुख लोगों और धर्मगुरुओं के साथ बैठकर कहा कि नमाज के दौरान जामा मस्जिद पर भीड़ एकत्र न हो। एसपी कृष्ण कुमार ने भी। और आइए अब सीधा लिए चलते हैं आपको मुंबई, जहां आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति की घोषणा कर रहे हैं। Stakeholder in the economy. Monetary policy is important because it affects the life of people. It affects each and every segment of the economy, howsoever small or big. It affects the vegetable vendors. It affects the big corporates. It affects the middle class. I think it also affects the farmers, the industry, the business. So it has wide-ranging impact on the economy, and that is why I am sure that is the reason why most of you are listening to the governor's statement. Our effort is to follow the flexible inflation targeting framework as provided in the Reserve Bank of India Act. The Act provides that the Reserve Bank, that is the Monetary Policy Committee, is expected to maintain price stability. In fact, it is a mandate. The mandate given to the Reserve Bank of India is to maintain price stability while supporting or keeping in mind the objective of growth. Price stability is important for the people because it affects their purchasing power. It is important for stability of businesses. It is important for exporters and importers. It is important for every segment of the economy. So price stability is important. At the same time, growth is also very important. As an economy, India has been growing in the last 3 years at more than 8%. Growth, that is the GDP growth, the growth of the gross domestic product, is also very important. And as provided in the law, it is always our effort at the Reserve Bank of India, it is also the effort of the Monetary Policy Committee to follow the provision of the law as embedded, as provided for in the Reserve Bank of India in letter and spirit. So with these opening remarks, I present before you the monetary policy statement of today. And this is how it goes. As we stand at the threshold of 2025, let me reflect upon the eventful journey of 2024. In line with the trend in the last few years, central banks were once again put to the ultimate test to stabilize their economies against continuous, colossal, and complex shocks. Central banks are constantly adapting to the new global economic and financial landscape created by geopolitical conflicts, geoeconomic fragmentation, financial market volatility, and continuing uncertainties, all of which are testing the resilience of the global economy. The last mile of disinflation is turning out to be prolonged and arduous, both for the advanced economies as well as the emerging market economies, that is the EMEs. Maintaining macroeconomic and financial stability and building buffers continue to be the lodestar, especially for the emerging market economies. In India, notwithstanding the recent aberration in growth and inflation trajectories,
the economy continues its journey on a sustained and balanced path towards progress. Amidst the reshaping of the global economy, India is well positioned to benefit from the emerging trends as it forges ahead on a transformative journey. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee, which met on 4th, 5th, and today 6th December. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, because monetary policy is forward-looking, so we have to always look at the outlook. The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided unanimously to continue with the neutral stance and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The MPC took note of the recent slowdown in the growth momentum, which translates into a downward revision in the growth forecast for the current year. Going forward into the second half of this year and the next year, the MPC assessed the growth outlook to be resilient, but warranting close monitoring. Inflation, on the other hand, surged above the upper tolerance band of 6% in October, driven by a sharp uptick in food inflation. Food inflation pressures are likely to linger in Q3 of the current financial year and start easing only from the Q4 of the current financial year, that is from January to March. And we expect that this is the trend, and it will be backed by seasonal correction in vegetables prices, Kharif harvest arrivals, likely good Rabi output, and adequate cereal buffer stocks. High inflation reduces the disposable income in the hands of consumers and dents private consumption, which negatively impacts the real GDP growth. The increasing incidence of adverse weather events, heightened geopolitical uncertainties, and financial market volatility pose upside risks to inflation. The MPC believes that only with durable price stability can strong foundations be secured for high growth. The MPC remains committed to restoring the inflation growth balance. I repeat, the MPC remains committed to restoring the inflation growth balance in the overall interest of the economy. Accordingly, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting, and also to continue with the neutral stance of monetary policy, as it provides flexibility to monitor and assess the outlook on inflation and growth, and then go on to act appropriately. I would now like to provide an assessment of growth and inflation, and I would like to begin with the global growth scenario. The global economy has shown unusual resilience in 2024, despite several headwinds. Inflation is gradually moving towards the target from its multi-decadal highs, prompting several central banks to embark on policy pivots. Global trade remains resilient, with increasing volumes confined within geographical blocks. Since the last MPC meeting, financial markets have remained edgy amidst rising US dollar and hardening bond yields, resulting in large capital outflows from emerging markets and also in volatility in equity markets. Going forward, the outlook is clouded by rising tendencies of protectionism. I'm talking about the global economy. Going forward, the outlook is
clouded by rising tendencies of protectionism, which have the potential to undermine global growth and also push inflation higher. Let me now turn to the domestic growth situation. Growth in real GDP in the second quarter of this year at 5.4% turned out to be much lower than anticipated. This decline in growth was caused mainly by a substantial deceleration in the industrial growth from 7.4% in the first quarter to 2.1% in the second quarter due to subdued performance of manufacturing companies, contraction in mining activity, and lower electricity demand. The weaknesses in the manufacturing sector, however, was not broad-based, but was limited to specific sectors such as petroleum products, iron and steel, and cement. Going forward, high-frequency indicators available so far suggest that the slowdown in domestic economic activity bottomed out in the second quarter of this year, and it has since recovered, aided by strong festive demand and pickup in rural activities. Agricultural growth is supported by healthy kharif crop production, higher reservoir levels, and better rabi sowing. Industrial activity is expected to normalize and recover from the lows of the previous quarter. The end of the monsoon season and the expected pickup in government capital expenditure may also provide some impetus to cement as well as iron and steel sectors. Mining and electricity are also expected to normalize post the monsoon-related disruptions. I specifically commented on these sectors, that is on manufacturing, on electricity, and also on mining and iron and steel, as well as on cement, because these were the sectors, particularly in manufacturing, mining, and electricity demand, which were the principal factors which pulled down the GDP number in second quarter. So that's why I have focused how these three sectors are expected to behave in the current quarter as well as in the next quarter. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing at 56.5 for November, remained elevated. The supply chain pressures eased in October, November, and fell below the historical average. The services sector continues to grow at a strong pace. PMI services remained steady at 58.4 in November, indicating continued expansion. On the demand side, rural demand is trending upwards, while urban demand shows some moderation on a high base. Government consumption is improving. Investment activity is also expected to improve. On the external front, merchandise exports expanded by 17.2% in October, while services exports continued to post upbeat growth at 22.3% in October. एमपीसी में लिए गए फैसलों को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इस समय जानकारी साझा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि रेपो रेट में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि यथास्थिति बरकरार है। 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि 11वीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही एमपीसी का रुख न्यूट्रल रखा गया है। साथ ही साथ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि जनवरी से मार्च के बीच महंगाई जो है वो कम होने का अनुमान है। साथ ही साथ इससे जुड़ी तमाम जानकारी भी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने साझा की है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगली प्रस्तुति आप देखेंगे जन जन के प्रधानमंत्री, जहां बात होगी डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उनको दी एक नई ऊंचाई। आप इस प्रस्तुति को देखिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा नाम जिसने भारत के संविधान को गढ़ा और करोड़ों वंचितों को सामाजिक न्याय का सपना दिखाया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय, समता और समावेशिता पर आधारित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाकर समाज के वंचित वर्गों को सशक्त किया। उनके विभिन्न कार्यकालों में अंबेडकर की विचारधारा को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए। आरएसएस में बतौर एक युवा प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी का उद्देश्य स्पष्ट था, सामाजिक समरसता और वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ना। संघ प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी ने सेवा बस्तियों में जाकर सामाजिक एकता पर बल दिया। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार सेवा समिति के तहत सेवा बस्तियों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करवाया। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि क्यों ना तुम सेवा बस्ती में कुछ काम करो। तो उस वक्त हमारे यहाँ गुजरात में डॉक्टर हेडगेवार सेवा समिति, चरक आरोग्य ऐसे नाम से एक हम लोग प्रकल्प चलाते थे। सेवा बस्तियों में जाना, वहाँ पर उनकी मतलब जांच करना, जांच करके उनके पास जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ को देना। उनको दवाइयाँ अच्छी मिलनी चाहिए, एक्सपायरी डेट वाली नहीं होनी चाहिए, वो फॉइल के अंदर ही मिलनी चाहिए। ये सब आग्रह उनका था। उनकी पीड़ा जो थी वो वंचित और दलित बांधवों के प्रति कितनी थी। उन्होंने बताया सेवा बस्ती के हमारे बांधवों के साथ हमारा जुड़ाव अभी भी कम है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी शाखाएं, हमारे स्वयंसेवक, उनका भी उन सेवा बस्ती में जाना, सेवा बस्ती के बांधवों से मिलना, उनसे आत्मीयता पूर्ण व्यवहार करना, और वो भी समाज के ही एक भाग है, उस बात की उनको प्रतीति हो, उस प्रकार का व्यवहार हमारे स्वयंसेवकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। इंसान को पहचानते थे, वो नाम से बुलाते थे, हमको भी नाम से बुलाते थे। मणि भाई कैसे दलित समाज में, जो गरीब समाज है, जो छेवाड़ा का मानवी है, उसमें अपने कैसे काम करेगी। तो उसका जो टिकट का चयन आवे, हमारे को उम्मीदवार मिले नहीं कभी, तो नरेंद्र भाई बोले थे कि भाई तुम ढूंढ लाओ, कहाँ से भी उम्मीदवार ढूंढ लाओ। तब हम उम्मीदवार ढूंढते थे और हम बुला के उसको टिकट देते थे और खड़े रखते थे। यहाँ कॉर्पोरेशन होए, तहसील पंचायत होए, जिला पंचायत होए या नगर पालिका होवे, वहाँ हम जाके ढूंढ के टिकट उसको देते थे और टिकट दे के उनको खड़े रखते थे। साथ ही हरिजन समुदाय के अनेक धार्मिक स्थलों का सम्मान कर सामाजिक एकता का संदेश भी दिया। हम 2-3 स्वयंसेवक सेवा बस्ती में उनके साथ गए, जाके सहज वो खाट पे बैठे। बहुत से लोग वैसे आ गए कि भाई ये कहाँ से चाचा में से आ गए, उनको तो पता नहीं था कि ये संघ के प्रचारक हैं। फिर बात शुरू हुई, तो बताया आप किसको मानते हो? तो बताया हम तो भाई रामाबीर को मानते हैं। चलो कहाँ मंदिर है? तो बगल में। तो वो जहाँ उनके साथ चर्चा हुई, उसके बाद में रामाबीर के मंदिर में भी गए, फिर दर्शन भी किया। तो वहां उन्होंने जो अपनी सेवा बस्ती में पानी मंगवाया, पानी पिया, उनको अच्छा लगा। हमने जब परिचय दिया कि हमारे प्रचारक हैं, उन सब लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये जो प्रचारक आए हमारी बस्ती में ऐसे पहले होंगे कि जो कोई अधिकारी गण जो है वो सेवा बस्ती में आए। मैं 2005 में पहली बार मोदी साहब को मिली थी। तब मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी और तब पार्षद का इलेक्शन था। मोदी सर ने हम सबको टिकट दी। तब सर ने मुझे ऐसा बोला कि आप अच्छी तरह काम करो और समाज की जो दलित और बिछड़ी जो महिला है उनके लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप काम करना। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उनका पहला कदम था समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाना। इसी क्रम में गरीब समृद्धि योजना जैसी योजनाओं ने लाखों लोगों को बेहतर जीवन दिया। नरेंद्र भाई ने 15,000 करोड़ का पैकेज दिया था। वो आदिवासी बेल्ट के लोगों का क्या पानी का, आरोग्य, रास्ता, शिक्षण, घर, 10 मुद्दा का कार्यक्रम साहब ने दिया था। स्वच्छता पर जोर देते हुए उन्होंने स्वच्छ गुजरात अभियान की शुरुआत की।
ये अभियान अंबेडकर जयंती से शुरू होकर गुजरात गौरव दिवस तक चला, जिसमें स्वच्छता को मानव गरिमा से जोड़ा गया। दलित समाज को सम्मान देने के क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश से पहले दलित कन्या से कलश स्थापना करवाई। मोदी साहब जो रिबन काटने तक पहुंचे और जो किसी को ऐसा मालूम भी नहीं था कि ऐसी कोई व्यवस्था होगी, तब के भी ये रिबन मैं नहीं काटूंगा, दलित की लड़की के हादसे में ये रिबन कटवाऊंगा। करीबन 2-3 मिनट के अंदर बाजू में से ये लड़की को लेकर आए, दलित की लड़की, और इसके हाथ से ये कटवाया, तब हमारे आंख में से आंसू निकल गए। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात कर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। एक नजर मोदी द्वारा अंबेडकर को दिए गए सम्मानों पर डालें तो नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया और अंबेडकर के जीवन के महत्वपूर्ण स्थलों को स्मारकों में बदला। ये बाबा साहब के जो जन्म स्थल है महू में, उनका डेवलपमेंट किया। आज नागपुर की दीक्षा भूमि है, उसका डेवलपमेंट किया। चैत्य भूमि है महाराष्ट्र में, उसका डेवलपमेंट किया। 26 अलीपुर रोड दिल्ली, उसका डेवलपमेंट किया। आज बाबा साहब फॉरेन में जहाँ लंदन में रहते थे वो उसको म्यूजियम बनाया। आज पंचतीर्थ नामक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो जहाँ पढ़े थे, लिखे थे, उनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था, दीक्षा ली थी, वो सभी जगह का डेवलपमेंट किया है, तो वो नरेंद्र भाई ने किया है। दिल्ली में सभी बड़े बड़े नेताओं का जो स्मृति की जगह है, अलग अलग है जगह, मगर बाबा साहब आम्बेडकर का कोई मेमोरियल नहीं था। मोदी जी पहले से कह रहे थे कि जब मैं आऊँगा तब बाबा साहब आम्बेडकर जी का मैं मेमोरियल बनवाऊँगा। उन्होंने 15 जनपथ में दिल्ली के 5 बंगलों को इकट्ठा करके बाबा साहब इंटरनेशनल मेमोरियल का निर्माण किया। जब बाबा साहब आम्बेडकर लंदन में गए थे तब एक निजी प्रॉपर्टी में रहते थे। मोदी जी के मार्गदर्शन पर महाराष्ट्र सरकार ने उसको खरीदा और आज वहाँ उनका मेमोरियल वहाँ बना है कि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ने जाता है तो वहाँ रह सकते हैं। साथ ही वित्तीय समावेशन के लिए भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप लॉन्च किया। भीम ऐप ने डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को डिजिटल युग में साकार किया। 2017 में नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का पीएम ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। लंदन में उनकी स्मृति में एक मेमोरियल बनाया गया और भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया, जिससे अंबेडकर के योगदान को सम्मान दिया जा सके। पूरे भारत की जो लोकसभा जब से 1952 में लोकसभा और राज्यसभा शुरू हुई तब से लेकर आज तक अगर किसी ने 2 दिन का संविधान पर चर्चा रखा था तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने रखा था। और उसके बाद जब इसका रिप्लाई देने का प्रधानमंत्री का जब उनका बारी आया तो उन्होंने रिप्लाई देते हुए 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर 26 नवंबर को याद किया जाएगा और मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी। साल 2020 में अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM लॉन्च किया। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम जो है आसिम नाम की, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, इस नाम से स्कीम लॉन्च की गई। इसका मकसद क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति से 1000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स क्रिएट करना है और उसके लिए 30 लाख का सीड फंडिंग जो है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण। तो इस प्रकार एक कंप्लीट उद्यमी को सपोर्ट करने के लिए कंप्लीट पाइपलाइन जिसको हम कहते हैं या कंप्लीट इकोसिस्टम जो कहते हैं, वह इकोसिस्टम इस 10 साल में मोदी जी के रिजीम में बनी।
अयोध्या में उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा माझी के साथ चाय साझा कर मोदी ने सामाजिक समावेशन का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। जब वो आए तो उनका स्वागत किया मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का। मैंने कहा आज दाल चावल सब्जी बनाई हूँ, आपके लिए चाय बनाई हूँ। तो उनने कहा कि तब चाय पिलाओ भाई। तो मैंने उनको चाय दिया, उनने चाय पी और मेरी चाय की तारीफ की। बोले कि आप लोग मीठा चाय पीते हो, चाय बहुत मीठी है। मैं भी एक चाय वाला था और मुझे चाय का पता है कि स्वाद कैसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक मौकों पर वंचितों और पिछड़ों के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई है। 2019 में उन्होंने प्रयागराज में कुंभ के सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनके प्रति अपना सम्मान जाहिर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों ने डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार किया है। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाकर एक नए भारत के निर्माण की दिशा में काम किया है। उनकी नीतियां अंबेडकर के आदर्शों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।